गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज के सेशन में अपन लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कंपनी लॉ अमेंडमेंट 2017 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अपना तो टॉपिक चल रहा था वो था अपना रिगार्डिंग कंपनीज, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो अपन ने एसोसिएट और होल्डिंग के बारे में नॉलेज ले ली थी। आज अपन सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करेंगे कि उसमें अंदर क्या चेंजेस आए गए हैं। तो पहले क्या हुआ करता 2013 के अंदर, जो एक होल्डिंग कंपनी थी, अ, उसका जो सब्सिडरी कंपनी थी उसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर जो उसकी शेयर कैपिटल है उसका हाफ पोर्शन तक उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। बट इस चीज़ को उसमें चेंज कर दिया गया है। अब उसके अंदर उन्हें दो चीज़ों को ऐड किया गया है, वोटिंग पावर इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल। तो वोटिंग पावर ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी में नॉट ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर होल्डर की वोटिंग पावर थी वो उस पर्सन के शेयर होल्डर खरीदने की पावर के समान इसमें नहीं रखी गई है। तो अंडर 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर ये बताया गया कि ये संभवतः ये हो सकता है कि जो कॉरपोरेट शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो मेजोरिटी है वोटिंग राइट करने की कंपनी के अंदर, वो होल्डिंग कंपनी की जैसी नहीं हो सकती। यदि उनका वो एक सब्सिडरी कंपनी है और मान लीजिए कोई कॉरपोरेट शेयर होल्डर है, तो जितना उसने परसेंटेज ऑफ शेयर खरीद रखे हैं उस परसेंटेज तक वो अपनी वोटिंग राइट कर सकता है। बट ये होल्डिंग कंपनी के अंदर इस चीज़ को नहीं रखा गया है। ये एक तरीके का लूप होल भी है। फिर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि पहले क्या होता था, तो इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट रेट। जो भी कंपनी अपने शेयर इशू करती थी वो कम कीमत पे कर सकती थी जो उसकी फेस वैल्यू थी अंडर 2013 के अंदर। तो जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया उन्होंने कंपनी को क्या परमिट किया कि जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को कम रेट पे अपने शेयर्स को इशू कर सकती थी। ठीक है, ये आरबीआई ने उनको कहा था। तो 1956 के अंदर क्या कहा गया था कि कंपनीज को ये अलाउ किया गया था कि वो अपने जो शेयर्स की प्राइसेस हैं कम रेट पे, डिस्काउंट रेट पे जो है वो क्रेडिटर्स को दे सकती है। बट वो अपने बोर्ड ऑफ मेंबर से पहले परमिशन लेगी या कंपनी लॉ जो उनका बोर्ड है उसके थ्रू उसको परमिट दिया जाएगा। तो इस चीज़ में क्या हुआ कि कई कंपनीज इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी। तो सीएलसी ने क्या कहा कि ये जो रिलैक्सेशन है ये डिस्ट्रेस कंपनी के लिए के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो है वो हेल्प कर सकता था कि ठीक है, जो कंपनी नुकसान में जा रही है, प्रॉफिट में नहीं है, वो कम रेट पे शेयर होल्डर्स में को शेयर्स इशू करे ताकि लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें। बट जो स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग है स्कीम, इन सब के अंदर आरबीआई ने पूरी तरह इसको साफ नहीं किया कि और बाकी इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो कंपनी बैंकरप्ट है या जो इंसॉल्वेंट हो गई है या बिल्कुल अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी है 2016 के अनुसार, उसमें थोड़ा इन चीज़ों को अमेंडमेंट किया गया है। तो फिर आता है आपका स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना। अंडर 2000 एक्ट के अंदर क्या बताया गया कि स्वीट इक्विटी शेयर्स 1 साल के अंदर आप इशू नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड हुई है वो 1 साल के अंदर ही इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। और तो इसमें क्या किया गया कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ये इस चीज़ को इग्नोर करने की या रिमूव करने की कोशिश में है। तो इस अमेंडमेंट के अनुसार क्या है, जो कंपनीज हैं जो अभी स्टार्टअप्स हुई हैं वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं या कंपनी के लिए पैसा जो है वो इमीडिएटली नहीं जनरेट कर सकते, जो कि बिल्कुल अभी इस्टेब्लिश हुई हैं। फिर आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। इस अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार ये जो इशुएंस ऑफ शेयर्स है थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट तरीके से जो शेयर्स को इशू किया जाता है उस चीज़ को भी क्या है थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कहता है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर है ये किसी थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2013 के एक्ट के अनुसार जो फंड्स रेज किए जा रहे हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट वो शेयर्स अलॉटेड करते वक्त नहीं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड एन एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइबिंग द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं उन फंड्स को लिए जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं और जो अभी तक लोगों को अलॉट नहीं किए गए हैं। और इसका उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है कि अंडर 15 डेज। 2013 के एक्ट के अनुसार एक कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई थी किसी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फ्रेश फंड को जनरेट करने के लिए, और यदि उसका कोई ऑफर पेंडिंग में है पहले से। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है सीक्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू रेज फंड्स बाय परमिटिंग कंपनीज टू मेक मोर देन वन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, फ्लेक्सिबल नेचर दिया है। इस अमेंडमेंट के बाद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि अब जो कंपनीज हैं आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल जो है रेज कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, बट वो जो कुछ आइडेंटिफाइड पर्सन्स के थ्रू। आइडेंटिफाइड पर्सन कौन से होंगे, जो कि जिनको पहले से ही शेयर्स इशू किए जा चुके होंगे। तो वो कितने नंबर्स होंगे, वो होंगे 50। चेंजेस स्पेसिफिकली इम्पैक्ट लिस्टेड कंपनीज। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ खास तौर से जो कि पब्लिक कंपनीज होती हैं। तो पब्लिक ऑफर में क्या किया गया कि 2000 एक्ट में कि कुछ ने पाया कि जो कंपनीज थी उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान या कुछ ऐसे डायरेक्शंस जो थे उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट में लिख रखे थे पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब जो ये अमेंडमेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि अगर सरकार को और सेबी को ये सारी चीज़ें बताती जाए कि इन्होंने प्रोस्पेक्ट में ऐसे कौन कौन से निर्देश हैं, डायरेक्शन जो फुलफिल नहीं किए हैं, उसके बाद वो उसके अंदर चेंजेस कर सकती है। उसके अलावा क्या है, लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्ट। 2013 के एक्ट ने ये क्या प्रिस्क्राइब किया था कि जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते थे, प्रोस्पेक्ट के अंदर मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते थे ताकि लोग उनकी कंपनी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। बट अब इस चीज़ के अंदर इस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया है कि कोई भी प्रमोटर, कोई भी ऐसा पर्सन जो उस कंपनी से रिलेट करता है अपने प्रोस्पेक्ट में यदि कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो पहले उसको सेबी से या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सीएलसी ने इस प्रोविज़न को एग्जामिन किया। उन्होंने देखा कि 1956 के एक्ट के अनुसार जो भारत ने जो कानून बना रखा है, जो जुरिडिक्शन बना रखा है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि टू होल्ड एक्सपर्ट लाइबल फॉर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय देम। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि उनकी लाइबिलिटी को शो नहीं करता वो चीज़ को वो प्रोस्पेक्ट में नहीं दिखाएंगे, और ना ही डायरेक्टर कभी कभार उन प्रोस्पेक्ट में देने वाली इंफॉर्मेशन को की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो जो अमेंडमेंट एक्ट है उन्होंने इस बात को कहा कि लाइबिलिटी और डायरेक्टर फॉर मिसलीडिंग स्टेटमेंट द प्रोस्पेक्ट मे बी बाय एन एक्सपर्ट और डायरेक्टर कैन प्रूव द है रीजनेबल ग्राउंड। यदि फिर भी उन्होंने प्रोस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दी है जिससे मिसलीडिंग स्टेटमेंट लग रहा है तो या तो वो कोई एक्सपर्ट उसको तैयार करे या जो कंपनी का डायरेक्टर है वो उसके अगेंस्ट में या अपने उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम इस चीज़ को फुलफिल करेंगे और हमने क्यों ये स्टेटमेंट दिया है। देन आता है आपका रिलैक्सेशन द फिलिंग ऑफ रिटर्न। 2000 एक्ट के अनुसार हर एक लिस्टेड कंपनी को मिनिमम फाइल रिटर्न भरनी पड़ेगी विद इन 10 प्रमोटर्स के सिग्नेचर के थ्रू, वो भी 15 डेज के अंदर अंदर। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको जल्दी से इसको क्विक रिव्यू कर देता हूँ कि हमने इसमें अभी क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि हमने लास्ट इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे कि जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है कंपनी लॉ के अंदर उसमें 3 चीज़ों को बताया गया था कि एसोसिएट कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो एसोसिएट कंपनी और सबसे जो होल्डिंग कंपनी थी वो तो हमने पहले पढ़ ली थी। अब हमने पढ़ा सब्सिडरी कंपनी के लिए कौन कौन से रूल्स आए थे। तो सब्सिडरी कंपनी पहले क्या करती थी कि जो सब्सिडरी कंपनी था जो भी इसने शेयर कैपिटल लगा रखी है होल्डिंग कंपनी के अंदर उसमें उसकी 1.5 तक की पावर हुआ करती थी, जो कि अब 2013 में चेंज कर दी गई। उसके अलावा उन्होंने क्या बताया, वोटिंग राइट और शेयर कैपिटल। उन्होंने कहा वोटिंग राइट वो पर्सन उतना ही कर सकते हैं कि जितना उनके पास शेयर की पावर है, उससे ज़्यादा वो उसमें मेजॉरिटी में वोटिंग पावर नहीं दे सकते। इसको भी चेंज किया गया। देन इश्यूएंस शेयर हमने देखा कि कोई भी कंपनी जो होती है वो कम रेट पे अपने क्या कर सकती है, डिस्काउंट रेट पे शेयर्स को इशू कर सकती है, पर यदि वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है तो वो क्या कर सकती है, वो उस चीज़ को लागू नहीं करेगी क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने का डर है।
यदि वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।